बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ खुश खुर्रम होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कुछ तलबा को मज़मून लिखने के हवाले से परेशानी होती है या वो उलझन का शिकार होते हैं और इम्तहान में किसी उन्वान पे मज़मून लिखना उनके लिए दिक्कत तलब काम होता है। ये इसलिए होता है कि मज़मून लिखने के असूल व कवायद को वो नहीं जान पाते या उसके लिए उन्होंने पहले से तैयारी नहीं की होती है। तो आज हम मज़मून लिखने के बारे में जानेंगे, उसके मज़मून कैसे लिखा जाता है, उसको लिखने के क्या तरीके हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखकर हम आसानी से मज़मून लिख सकते हैं। मज़मून की उर्दू इसनाफ़ नस्र में बहुत ज़्यादा अहमियत है। अंग्रेज़ी ज़बान में इसे ऐसे कहते हैं। ऐसे लफ्ज़ लातीनी ज़बान एक्सिजियम से लिया गया है, जिसके लुग़वी मायने हैं किसी मसले को आम लफ्ज़ों में पेश करना। मज़मून नवीसी की तारीफ़ कुछ यूँ होगी कि ये तहरीर का एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा है जो किसी मौजू, ख़यालात या वाक़यात, मालूमात के इज़हार के साथ साथ एक लिखारी की राय को भी बयान करे। किसी भी मौजू पर अपने ख़यालात और जज्बात को मरबूत और मुदल्लिल अंदाज में इस तरह बयान करना कि पढ़ने वाला आपके ख़यालात से मुतासर हो सके। यानी ये एक ऐसी तहरीर होती है जिसमें किसी ख़ास मौजू के बारे में तमाम मालूमात, मुशाहिदात और ख़यालात मौजूद होते हैं। उर्दू में मज़मून नवीसी का आगाज़ दिल्ली कॉलेज से हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने इस सिन्फ को बहुत फ़रोग़ दिया। अब हम जानेंगे कि उर्दू मज़मून नवीसी की अक़साम कितनी हैं। ये गैर अफ़सानवी सिन्फ है। इसकी दो अक़साम है, रिवायती और गैर रिवायती। रिवायती मज़ामीन आम तौर पे तालीम, फ़ितरत या संजीदा मौज़ूआत से निमटने का दर्स लिए हुए होते हैं, जबकि गैर रिवायती मज़ामीन ज़ाती और मज़ाहिया अंसर पर मबनी होते हैं। यानी आप किसी भी मौजू पर मज़मून लिख सकते हैं। अच्छा मज़मून लिखने के लिए कुछ शराइत की पाबंदी करना ज़रूरी है, जिसमें यह है कि मज़मून का जो पैराया हो वो सादा हो, यानी सादे अंदाज में आपने मज़मून लिखा हो। पेचीदा या गुंजलक किस्म के पुरतकल्लुफ़ अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं। जिन अल्फाज के मायने आप नहीं जानते उन अल्फाज को इस्तेमाल ना करें। जो ख़यालात और बातें इसमें पेश की जाएं उनमें दिलकशी हो, खूबसूरती हो, अंदाज़े भी आपका अच्छा हो और जो ख़यालात पेश किए जाएं वो आपस में मरबूत हो, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड हो। एक बात जो आप मज़मून में बता दें तो दोबारा उसका ज़िक्र ना करें। कुछ लफ्ज़ों की आपस में तकरार भी ना करें। बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, उससे मज़मून में खूबसूरती नहीं रहती। अगर किसी लफ्ज़ को आपको दोबारा इस्तेमाल करना पड़ जाए तो उसका मुतरादिफ इस्तेमाल करें। आपका अंदाज़े तहरीर जिस कदर सादा और सहल होगा उतना ही मज़मून में खूबसूरती पैदा होगी। और कोशिश कीजिए कि कारी की दिलचस्पी का सामान मौजूद हो। आपके जो जुमले हों मरबूत हों, खूबसूरत हों, जिससे कारी की आपके मज़मून पढ़ने में दिलचस्पी पैदा हो सके। अब बात करते हैं मज़मून के हिस्सों पर। ये सबसे अहम चीज़ है कि हमें ये जान लें कि जो हम मज़मून किसी भी उन्वान पर हम जो मज़मून लिखेंगे उसके कितने हिस्से होते हैं और कौन से हिस्से पे हमें कितना वक्त लगाना है। ठीक है, तो जो भी आप मज़मून लिखें हर मज़मून के 3 ही हिस्से होते हैं। 3 हिस्सों पर हर मज़मून मुश्तमिल होता है। पहला जो हिस्सा है उसे तमहीद या तारुफ़ कहा जाता है। दूसरे हिस्से को कहा जाता है असल मज़मून, मतन या नफ्स मज़मून भी आप कह सकते हैं। और तीसरा हिस्सा इख्तिताम कहलाता है। अब हम फ़र्दन इन तमाम हिस्सों के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, तफसील से जानेंगे, ताकि हमें ये मालूम चल सके कि एक अच्छा मज़मून लिखने के लिए हमें किन हिस्सों पर किस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला हिस्सा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इब्तदाई हिस्सा तमहीद या तारुफ़ कहलाता है। ये 1 से 2 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। इसका ख़ास तौर पर दिलचस्प और मालूमाती होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये वो हिस्सा है आपके मज़मून का जिससे कारी इस बात का फ़ैसला करेगा कि वो आपका मज़मून पढ़े या नहीं। ये बात याद रखिए कि मज़मून के इब्तदाई जुमले यानी उसकी तमहीद ऐसी होनी चाहिए जो कारी को अपनी गिरफ्त में ले ले, उसकी दिलचस्पी को फ़ौरन अपनी जानिब मबज़ूल कर ले और कारी मज़मून को पढ़े बग़ैर ना रह पाए। आप तारुफ़ी पैराग्राफ का आगाज़ अपने उन्वान से मुताबिकत रखते हुए किसी भी मशहूर इक़्तिबास या कहावत या शेर से कर सकते। इस तरह से पढ़ने वाला आपके मज़मून में बहुत दिलचस्पी महसूस करेगा और इसे पढ़ना शुरू कर देगा अगर आगाज़ दिलचस्प होगा तो। दूसरे नंबर पे है नफ्स मज़मून। ये मज़मून का सबसे अहम हिस्सा होता है।
यह हिस्सा तमीज़ से तवील होता है। इसमें मौजू से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात दर्ज होती है। इसमें कारी को अपना ज़ोर कलम सर्व करना होता है और तमाम जो उन्वान के लिहाज से जो मालूमात, जो अशार या जो भी उसके दलाइल में जो उसके पास मवाद होता है वो इसमें एहसन तरीके से लिखता है। ये 2 से 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है क्योंकि इस हिस्से में मौजू की अहमियत, ज़रूरत, फ़ायदे या नुकसानात दर्ज किए जाते हैं। या अगर मौजू जो आपका मज़मून का मौजू है वो तरग़ीबी है तो इसमें मौजू के मुताबिक दलाइल भी शामिल किए जाते हैं। आखिरी हिस्सा इख्तिताम कहलाता है। इसमें मज़मून में पेश किए जाने वाले दलाइल या बहस को समेटा जाता है। इसमें तजावीज़, मशवरे या राय का इज़हार करके मज़मून को ख़त्म किया जा सकता है। एक मज़मून को दिलचस्प, तमहीद, मालूमात से भरपूर, नफ्स मज़मून और जामे मगर मुख्तसर इख्तिताम ही 4 चाँद लगा सकता है। उसे ना सिर्फ पुरअसर, दिलचस्प बना सकता है बल्कि आपको इम्तिहान में अच्छे नंबर भी दिलवा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इम्तिहानात से पहले अच्छे मौज़ूआत पर आप मज़मून पढ़ें और या अच्छे मौज़ूआत से मुताल्लिक़ आप मवाद इकट्ठा करें। अपनी किताबों से, गूगल से आप मदद ले सकते हैं। आप अखबारात की भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा जो मज़ामीन लिखे जा चुके हैं, आपके पास कुछ किताबें ऐसी होंगी जिसमें मज़ामीन पहले से लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़िए, आप उनका अंदाज़ देखिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। आपके जुमलों में रब्त होना बहुत ज़रूरी है, आपके मज़मून में रब्त होना ज़रूरी है। नुकात को आप एक तरतीब दे लें, ठीक है। जिस उन्वान पे आपको मज़मून लिखना है उससे मुतालिक तमाम नुकात को आप तरतीब दे लें और उस नुकात के लिहाज से आप अपनी मालूमात लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। पहले जिस तरतीब वार लिखना है, जो पहले जो बताने वाली बात है वो पहले बताएंगे, उसके बाद दूसरा रिपीट नहीं करेंगे, बार बार चीज़ों को दोहराएंगे नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो जुमले अगर आपको जो लफ्ज़ अगर इस्तेमाल भी करना है तो उसका मुतरादिफ इस्तेमाल कर लें, ठीक है। मज़मून बहुत तवील भी ना हो, बहुत मुख्तसर भी ना हो, लेकिन दिलचस्प और मालूमात से भरपूर ज़रूर होना चाहिए। और एक अहम बात ये है कि जब आप मज़मून लिख लें तो उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग ज़रूर करें, यानी उसे दोबारा पढ़ें। इमला की गलतियाँ हरगिज़ नहीं होनी चाहिए और कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें जिनके मायने आपको खुद नहीं पता, ठीक है ना। मुश्किल लफ्ज़ मत इस्तेमाल करें क्योंकि बाज़ औक़ात तलबा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने के शौक़ में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं जो कतई गैर ज़रूरी होते हैं या मुताबिकत नहीं रखते। तो आसान अल्फाज इस्तेमाल करें जो आपको भी समझ में आ जाए और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे जिसे पढ़कर। अच्छा मज़मून लिखने के लिए अच्छा मुताला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना आपका मुताला ज़्यादा होगा, आपके पास ख़यालात की फरावानी होगी, आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत ज़्यादा होंगे तो लिखने में भी रवानी आएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छा पढ़ें, आप किताबों से पढ़ें, गूगल से पढ़ें, अखबारात पढ़ें। इससे आपको जुमला साज़ी का भी पता चलेगा और आपके ख़यालात और आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से आपकी कोई आरा या आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए और इसी तरह मेहनत से दिल लगा के पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।